Hello everyone, welcome back to my channel Aim2Fly. In this video, we are going to study some important questions of capital budgeting. These are the numericals which are very important and varies from basic to advanced. So let us start with the video with the first question. Here it is written, a proposal requires a cash outflow of rupees 1 lakh. Okay, the proposal which we are given is of the cash outflow 1 lakh. And it is expected to generate the cash flows of 20,000 per annum for 6 years. Now अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये जो 20,000 पर एनम है 6 इयर्स के लिए, ये एनुअली अमाउंट दिया हुआ है, हमें हर साल के लिए अलग अलग अमाउंट नहीं गिवन है. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल कंसिडर इज इट द एनुइटी अमाउंट और द एनुअल अमाउंट एंड फाइंड आउट द पे बैक पीरियड. नाउ पेबैक पीरियड का हमने डिस्कस किया था कि पेबैक पीरियड के दो फॉर्मूले होते हैं. ओके, जब हमें कैश फ्लोज जो होते हैं एनुअली दिए होते हैं और इक्वल कैश फ्लोज होते हैं, और एक केस था अनइक्वल कैश फ्लोज. ओके, सो ये वाला जो केस है ये एनुअली इक्वली कैश फ्लोज का केस है. सो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. व्हाट वाज द फॉर्मूला? द एनुअल cash outflow divided by the cash inflow. Okay, so here cash outflow कितने का है? 1 लाख एंड इनफ्लो कितने का है? 20,000. सो यहां से पे बैक पीरियड हमारा कितना निकल जाएगा? डायरेक्टली 5 years. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो जिसमें हमें इक्वल कैश फ्लोज दी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कैश आउटले दे रखा है 20,000 का, एंड वी हैव बीन जनरेटिंग द कैश फ्लोज ऑफ 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 एंड 2,000 ओवर नेक्स्ट 5 years. सो इस केस में हमारा अनइक्वल कैश फ्लोज के हिसाब से पे बैक पीरियड निकलेगा. सो व्हाट वी आर गोना डू इज वी विल मेक अ टेबल. ओके, सो वी हैव ईयर 0, 1, 2, 3 and 4. We will write the cash flows here. Cash flows हमारे कितने कितने हैं? आउटफ्लो था 20,000 का, तो ये नेगेटिव आएगा. 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 एंड 2,000. ओके, सो इस केस में हमें सबसे पहले एक निकालना होता है क्यूम्युलेटिव कैश फ्लोज. ओके, सो क्यूम्युलेटिव कैश फ्लोज में क्या होता है? बेसिकली हम क्यूम्युलेट करते रहते हैं अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज. तो ये तो कैश आउटफ्लो है तो इसका तो कुछ करेंगे नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर में देन 8,000 प्लस 6,000 इज 14,000, 14,000, 4,000, 18,000, देन 20,000 एंड देन 22,000. सो एज वी कैन सी कि इस क्वेश्चन में हमें आउटफ्लो था 20,000, तो पे बैक पीरियड बेसिकली होता क्या कि ये 20,000 कब रिकवर हुआ. तो बहुत ही आराम से हमें दिख रहा है कि पे बैक पीरियड हमें विद इन 4 years रिकवर हो रहा है. तो पे बैक पीरियड कितना आ जाएगा? 4 years का. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं जरा थोड़ा वो बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे जो कैश फ्लो होता, लेट अस सपोज 19,000 का कैश आउटफ्लो होता. ठीक है, ये मेरा कैश आउटफ्लो कितने का था? 19,000 का. तो मैं उस केस में क्या करती? ठीक है, उस केस में मैं क्या करती? सबसे पहले मैं ये देखती कि एटलीस्ट मेरा 18,000 कहां तक कवर हो रहा है. 3 साल में मेरा कवर हो रहा है. ठीक है, और अभी मुझे और कितने चाहिए पैसे? मुझे अभी चाहिए 1,000 और चाहिए मुझे, डिवाइडेड बाय जो मेरा नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो है वो कितना है? 2,000. तो ऐसे करके मेरा बाय इंटरपोलेशन मेथड इसको कहते हैं. तो यहां से भी हमारा निकल जाता है. तो ये आ जाएगा हमारा 3.5 years. ओके, तो ये थे हमारे पे बैक पीरियड के क्वेश्चंस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ट्राई द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. सो इसके क्वेश्चन के अंदर हमें कैश आउटले दे रखा है 1 लाख का, एंड वी आर बीइंग गिवन द कैश इनफ्लोस फॉर 4 years. ओके, 1 through 4 मींस 1 to 4 years के हमें दे रखे हैं. 10% का डिस्काउंट रेट लेके हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या पीआई निकालना है.
सो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ टेबल. सो वी आर बीइंग गिवन आउटफ्लो. अब आउटफ्लो को आप टेबल में भी बना सकते हो, टेबल के बाहर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. अगर टेबल में बना रहे हो तो प्लीज उसको ना फिर कर देना नेगेटिव साइन से, पता चले उसको ऐड वगैरह कर दो. ठीक है, तो इट इज सॉरी 1 लाख, इट इज 1 लाख. Okay, now we will make a table. Year 1, 2, 3, 4. Okay, cash flows we are being given. What are the cash flows? 40,000, 30,000, 50,000 and 20,000. Okay, अब हमें इसको अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट, यहाँ पे 10% का रेट है तो 10%. अब होता क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी पढ़ चुके हैं. तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये आप कैलकुलेटर का यूज करके भी निकाल सकते हो, या तो आपको ना पेपर पे टेबल्स प्रोवाइड की जाएंगी, आप पूछ सकते हो अपने टीचर से, टेबल्स प्रोवाइड हो जाती है मोस्टली. लेकिन बात ये कि अगर टेबल आई है, कभी कभार एक टेबल आती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगता है पूरी क्लासेस में, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो. बहुत सिंपल है. हमें क्या करना है कैलकुलेटर पे, यू हैव टू टाइप 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, अब रेट कितना है 10. ठीक है, जैसे ही आप ये करोगे इज इक्वल टू टाइप करोगे, फर्स्ट ईयर की वैल्यू आएगी. दोबारा इज इक्वल टू क्लिक करोगे तो सेकेंड ईयर की वैल्यू आएगी. ऐसे जितनी बार इज इक्वल टू क्लिक करते जाओगे उतने साल की वैल्यू आती रहेगी. ये टेबल में चेक करना. ठीक है, अपने साथ अभी कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ और निकाल के देखो. ओके, सो ऐसे करके आपकी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट ईयर की 0.909, 0.826, 0.751 and 0.683. Now what we will do is हम कैश फ्लोज को उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए कैश फ्लोज. ठीक है, तो यहाँ पे आएंगी वैल्यूज 36, 360, 24780, 37550. मैं रिकमेंड करूंगी ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये साथ साथ आप सॉल्व करें, मेरे साथ ही कैलकुलेट करें, सो दैट कि आपको बाद में करने की इसको दोबारा जरूरत ना पड़े और साथ ही साथ आपकी रिविजन भी हो जाए. ठीक है, तो इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 112350. ओके, नाउ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट. तो यहाँ पे 112350 को डिवाइड करेंगे अगर हम 1 लाख से तो हमारे पास कितना आएगा 1.12. ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया. तो इसको एनालाइज कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव है. अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव होता है तो यस हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे रेडिली. ठीक है, so I hope this question is clear. Let's move on to the next question. So this question is, a company is considering a new project with initial outlays of 12500, forecasted annual income before charging the depreciation, but after all charges are as follows. So यहाँ पे ना ये बात बहुत ध्यान में रखने की है. हमें यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ही हम लेते हैं, बट आफ्टर अदर चार्जेस मतलब टैक्स वगैरह आफ्टर टैक्स हमें यहाँ पे दे रखा है. तो ये अमाउंट है हमारा. हमें क्या निकालना है यहाँ से, एनपीवी निकालना. ठीक है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है. जैसे हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला था वहां पे क्या किया था, हमने दोनों चीजों को डिवाइड कर दिया प्रेजेंट वैल्यूज. यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैश इनफ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस होगा. ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा वहां पे. तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व. सो वी आर बीइंग गिवन आउटफ्लो एज rupees 12500. Now year 1, 2, 3 and 4 cash flows are given 5100, 5100,
5100 and 7100. ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे लगेगा एट 12%. सो बिल्कुल कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना मेरे को तो ज्यादा पसंद है. यहाँ पे 0.893, 0.797, 0.711, 0.635. तो यहाँ पे होगा क्या, कैलकुलेटर में भी हैव टू टाइप 1 डिवाइड बाय 1.12 एंड देन इक्वल 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 4 टाइम्स. ओके, नाउ प्रेजेंट वैल्यू we multiply cash flow with the present value factor and we'll get 4554, 4665, 3626, 3238. नाउ अब हो सकता है कि आपकी ना पॉइंट में वैल्यू कुछ डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल ये 4.5 आ रहा था तो मैंने 4665 ले लिया. ठीक है, तो ये राउंड ऑफ छोटी मोटी कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा आंसर में. ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेते हैं. अगर हम टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा हमारा, टोटल इज 16083. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया. तो हम यहाँ पे एनपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज. तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 3583 एंड दैट इज पॉजिटिव एनपीवी. पॉजिटिव एनपीवी है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही सुटेबल है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so here's the next question. The company is planning to undertake a project which will involve the initial investment of 40,000. Estimated 5 years की life है. Cash flows हमें दे रखे 10,000 per annum and we have to calculate the IRR. Okay, so यहाँ पे देखो हमें IRR calculate करना है. ठीक है, but we are not being given the cash flows unequal. We have been given equal cash flows. Okay, so in this case we have to calculate payback period first. Okay, very easy question it is. So payback period calculate करने के लिए हम क्या करेंगे, we have to, तो payback period का फॉर्मूला है हमारे पास annual cash outflow divided by annual cash inflow. तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 विच इज 4 years. अब करना क्या है हमें, इस पे बैक पीरियड जो ये 4 है ये हमें फाइंड करना है इन पीवीएफ टेबल. ठीक है, पीवीएफ टेबल फाइंड करेंगे अगेंस्ट 5 years वाली वैल्यू, जो टेबल में वैल्यू होगी 5 years अगेंस्ट हमें देखना है. और पीवीएफए टेबल में देखना है क्योंकि यहाँ पे एन्युटी का अमाउंट है तो पीवीएफए टेबल लगेगी. तो अगर आप टेबल में सर्च करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8% पे. 8% पे हमारी वैल्यू हम देख रहे हैं ना 3.9927 है. ओके, 3.9927 है, तो ये 4 के बिल्कुल क्लोजेस्ट थी, तो इसीलिए आईआरआर भी हमारा कितना आ जाएगा 8%. तो यहाँ पे मैं एक बार वो अटैच कर देती हूँ इमेज जहां से मैंने ये देखा है पीवीएफ की वैल्यू. ओके, यहाँ पे हमें क्या देखना था, हमें नियरेस्ट ढूंढनी थी वैल्यू 4 की अगेंस्ट 5 years. 5 years वाले में हम देख रहे थे तो नियरेस्ट वैल्यू ये थी जो कि 8% पे आ रही है. ठीक है, तो इसीलिए आईआरआर भी कितना हो जाएगा 8%. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें गिवन है पीके लिमिटेड decides to install a new machine costing 1 lakh. Machine is expected to save the cost and its life is estimated to be 6 years. The cash flow after tax CFATs हमें दे रखे हैं 6 years के लिए. IRR कैलकुलेट करना है. Should the machine be installed और इसका 14% का रेट हमें गिवन है. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले बात तो हमें निकालना पड़ेगा आईआरआर. सो अलग अलग कैश फ्लोज दे रखे हैं तो लेट्स कैलकुलेट आईआरआर.
ठीक है। CF 80 दे रखा है तो हमें डेप्रिसिएशन वापस एड बैक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही अमाउंट दे रखा है, हम कंटिन्यू करेंगे इसी से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर बीइंग गिवन ईयर 1 2 3 4 5 6, CF 80s is 15,000, 20,000, 25,000, 35,000, 40,000 एंड 45,000। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाते हैं एट द रेट 14%। आपको पता है कैसे लगाना है, 1 को 1.14 से डिवाइड करो, इज इक्वल टू करो 0.877, 0.769, 0.675, 0.592, 0.512, sorry 519, and this is 0.455. सो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13155, then we'll get 15380, 16875, 20720, 20760 एंड 20475। इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 107,365। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एनपीवी निकालते हैं। तो यहाँ से हम एनपीवी अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, क्योंकि 1 लाख का आउटफ्लो था ना, तो 1 लाख का देखते हैं, ये आएगा हमारा 7365। नाउ दिस एनपीवी इज पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जब भी हमें आईआरआर कैलकुलेट करना होता है ना, हम दो कंसिडरेशन देखते हैं कि एनपीवी हमारा पॉजिटिव आया है या एनपीवी हमारा नेगेटिव है। अगर हमारा पॉजिटिव एनपीवी आया है तो हमें एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा एट एनपीवी एट हाइयर रेट, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, मेरा एनपीवी ना नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के इंटरपोलेशन से मैं एक आईआरआर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस वक्त मेरा एनपीवी पॉजिटिव है तो मुझे एक हाइयर रेट लेना पड़ेगा। सो हाइयर रेट आप ले सकते हो, हाइयर रेट यहाँ पे मैं ले रही हूँ 16%, और 16% इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 2% का ना चलता है, 2% का मार्जिन जो होता है वो नॉर्मल होता है, उससे ज्यादा आप ले सकते हो, बट कोशिश करो कि 2% का ही लो, आंसर आ जाता। ओके, अगर वहीं पे अगर मेरा नेगेटिव आता एनपीवी तो मुझे थोड़ा लोअर रेट लेना पड़ता। ठीक है, ये जो मैं लोअर रेट हाइयर रेट्स ले रही हूँ, दिस इज बिकॉज मुझे इंट्रोपोलेशन करके यहाँ पे आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आईआरआर का आंसर निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है इंटरपोलेशन के लिए, जो कि अभी हम करेंगे। पहले एक बार हम 16% की वैल्यू देख लेते हैं। ओके, सो 16% पे पीवीएफ आएगा 0.826, 0.743, 0.641, 0.552, 0.476, 0.410। ठीक है, उसके बाद हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। प्रेजेंट वैल्यू विल बी 12390, 14860, 16025, 19320, 19040, 18450। अब हम टोटल करके देखते हैं तो हमारा आ रहा है 85। तो यहाँ पे आप देखोगे इस केस में भी ना नेगेटिव नहीं आ रहा, बट क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही कम है, 85 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल सा डिफरेंस है। ठीक है, कंपनी में इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम आईआरआर अप्रॉक्स 16% ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज अप्रॉक्स का साइन, 16% ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि नहीं हम तो 17% का पीवीएफ लेंगे,
तो ऑब्वियसली 17% पे ना आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो जब वहां पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो एक इंटरपोलेशन का आपको फॉर्मूला लगाना है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। उससे आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। आंसर तब भी देखो 16 पॉइंट समथिंग ही आएगा और 16% दैट इज सेम थिंग। ओके, 17% आंसर नहीं आएगा, बट इंटरपोलेशन करके देख लेना। ठीक है, इंटरपोलेशन का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या है? लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन में एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर माइनस लोअर रेट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। आप ट्राई करके देख सकते हो, अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन बाय द वे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट for which the capital cost or the outflow is 2 lakh. Depreciation is provided on straight line method basis. Okay. Now the expected earnings before depreciation and tax. तो एक क्वेश्चन हमने किया था, वहां पे बिफोर डेप्रिसिएशन था बट आफ्टर टैक्स था। यहाँ पे हमें ईबीडीटी लिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमें अपना कैश फ्लोस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स रेट भी वी हैव बीन गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट एआरआर एंड आईआर। अब हमें याद कर, अगर हम याद करें तो एआरआर कैसे कैलकुलेट होता है? हमारा एवरेज प्रॉफिट पे होता है। आईआरआर हमारा सीएफएटीज पे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपना टेबल बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ईयर हमें गिवन है 5 ईयर्स है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, वी हैव बीन गिवन ईबीडीटी। ईबीडीटी कितना है? 1 लाख, 1 लाख 80,000, 80,000 and 40,000. Okay, now we'll calculate the depreciation. ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। 2 लाख की कॉस्ट थी और 5 ईयर्स के लिए चल रहा था, तो डेप्रिसिएशन हमारा 40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 40,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स, जो कि इन दोनों को माइनस करके आएगा, विच इज 60,000, 60,000, 40,000, 40,000 एंड 0। अब हमें क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट। टैक्स है हमारा एट द रेट 40%, तो इसका 40% इज 24,000, 24,000, 16,000, 16,000 एंड 0। इससे हमारा क्या आ जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में हम क्या करेंगे? इसको माइनस करते हैं टैक्स को। 36,000, 36,000, 24,000, 24,000 एंड दिस इज 0। उसके बाद हम निकालते हैं अपना सीएफएटी। सीएफएटी कैसे निकलता है? जो भी अर्निंग्स आई है उसमें एड बैक कर देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग के कैश फ्लो वाले न्यूमेरिकल में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि हम पूरा प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं, क्यों डेप्रिसिएशन एड बैक किया, तो प्लीज गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। ठीक है, 76,000, 76,000, this will be 64,000, 64,000 and this will be 40,000। ओके, ये हमारे कैश फ्लोस कैलकुलेट हो। तो अब इस केस में हमें दो चीजें निकालनी थी। फर्स्ट हमें एआरआर निकालना था। ओके, एआरआर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जो भी हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट है और एवरेज प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अगर हमें लेने की बात है वो हम ये लेंगे। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 36,000 प्लस 36,000
प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 0 डिवाइड बाय 5 ईयर्स का है। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे पूरा तो ये कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। बात करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट की। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली ही इन्वेस्टमेंट हुई है सर, सीधा इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख। ठीक है, अब ये पुट कर देते हैं वैल्यू 24,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 विच इज इक्वल टू 24%। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये भी हमारा किस में आता है, परसेंटेज में आता है। इसके अलावा हमें आईआरआर भी कैलकुलेट करना था, तो नेक्स्ट हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे हमें कैश फ्लोज दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना रेट नहीं दे रखा हमने, पीवीएफ का रेट नहीं दे रखा। तो हम जो हमने इस क्वेश्चन में किया था ना इंट्रोपोलेशन करके 14%, 16%, देन लोअर माइनस वो करके, तो ये नहीं कर सकते हम इस क्वेश्चन, क्योंकि हमें रेट ही नहीं गिवन। तो जब हमें रेट नहीं गिवन होता, पीवी रेट इज नॉट गिवन, तो हम क्या करते हैं, एक फेक पेबैक पीरियड निकालते हैं। ठीक है, फेक पेबैक पीरियड निकालेंगे, जो कि कैसे निकलेगा, फेक एन्युटी से निकलता है। ठीक है, फेक एन्युटी से निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे CF80s जो भी है उससे हम फेक एन्युटी निकालेंगे। ओके, तो हम निकालते हैं फेक एन्युटी। CF80s क्या क्या थे हमारे, 76,000, 76,000, 64,000, 64,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, 64,000। तो पे बैक पीरियड कैसे निकलता है हमारा, पे बैक पीरियड जो भी हमारा आउटफ्लो होता है अपॉन में एनुअल इनफ्लो होता है। ठीक है, एनुअल इनफ्लो हमने कितना निकाल लिया, 64,000। क्वेश्चन में बाकी हमें 2 लाख का ये दे रखा था। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा कितना आता है, 3.125। अब क्या बताया था हमने, इसको हम सर्च करेंगे इन पीवीएफए टेबल। ठीक है, इसको हम सर्च करेंगे पीवीएफए टेबल में अगेंस्ट 5th ईयर। तो हमारी वैल्यू जो है अप्रोक्स 18% आ जाती है। ठीक है, तो अब हम जो भी काम करेंगे वो 18% के रेट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, सो लेट अस जस्ट मेक अ टेबल अगेन, ईयर 1 2 3 4 5। आईआरआर थोड़ा बड़ा हो जाता है, नो बट मुश्किल नहीं है, आप 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, आराम से निकलेगा। 76,000, 76,000, 64,000, 64,000 एंड 40,000। कोई भी डाउट होगा आपको, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं डाउट्स। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं 18%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 847 718 609 516 437। इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यूज क्या क्या निकल जाएगी, 64372 54568 38976 33024 17480। ठीक है, यहाँ से इसका अगर हम टोटल करते हुए आता है 208420। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा एनपीवी ऑब्वियसली 8420 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है दैट मीन्स मुझे थोड़ा हाइयर रेट लेना है, तो हाइयर रेट हम क्या लेते हैं, 20%, 0.833 694 0.579 और 82 एंड 2। तो ये प्रेजेंट वैल्यूज हमारी क्या क्या निकल जाएगी, 63308 52744
37056 30848 16080, इसका टोटल आ जाएगा 36। तो देखो गाइज यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीजें आ रही है, यहाँ पे भी 36 का ही डिफरेंस आएगा बस एनपीवी में। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आईआरआर जो है इट इज अप्रोक्स 20%। ठीक है, अब जो बच्चे 21%, 22% पे पीवीएफ कैलकुलेट करेंगे वो इंट्रोपोलेशन के थ्रू करके देखेंगे तो भी उनका आंसर यही आएगा। ठीक है, अप्रोक्स 20% ही आएगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें आईआरआर कैलकुलेट करना है एंड आई होप यहाँ पे इंटरपोलेशन हो जाएगा ताकि मैं आपको पूरा टेक्निक बताऊं। तो कैश आउटफ्लो हमें गिवन है, इनफ्लोज हमें गिवन है, 10% का डिस्काउंट रेट है। तो लेट अस स्टार्ट। एट द रेट 10% पे वैल्यू अगर हम निकालते हैं इनकी तो कितना आएगा, 0.909, 826, 751, 683, 621। प्रेजेंट वैल्यू आती है हमारी 27270, 33040, 45060, 0490। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आती है और इसके थ्रू हम एनपीवी अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहां से हमारा एनपीवी आता है 2280, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है दैट मीन्स हमें थोड़ा हाइयर रेट लेना पड़ेगा। तो इस बार मैं हाइयर रेट 2% के मार्जिन पे कितना लेती हूँ, 12%। ये हो जाएगा 0.893, 0.797, 0.712, 0.636 एंड 0.567। ओके, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे क्या क्या निकल जाएगी, यहां से अगर मैं एनपीवी कैलकुलेट करती हूँ तो यस ये आ रहा है नेगेटिव 4190। तो नेगेटिव आ रही है एक वैल्यू, पॉजिटिव आ रही है एक वैल्यू, नेगेटिव आ रही है एनपीवी की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट्रोपोलेशन करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट आईआरआर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता जैसे पहले तो क्वेश्चन में आया था तो डायरेक्ट ले सकते थे। तो इंट्रोपोलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन में एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हाइयर रेट इनटू में हाइयर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, तो लोअर रेट हमारा 10% का 2280 का लोअर पे था, 2280 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4190 इनटू में 12 माइनस 10। तो ये पूरा सॉल्व करके हमारा आएगा 0.70। तो हो जाएगा 10.70% आईआरआर एग्जैक्ट हमारा आ चुका है। ओके, तो ये था हमारा इंटरपोलेशन मेथड। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Thank you.